क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसमें देखिए कि 1.2 1.5 क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो पहले 30 डिग्री है और 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूर गया। तो देखिए इसको अपन पहले चित्र से समझते हैं। तो ये हमारी भूमि है। इस भूमि पे ये जो लड़का है वो खड़ा है, ठीक है। और इस तरफ मान लेते हैं कि ये उतनी ऊंची भवन की ये कोई बिल्डिंग है। और थोड़ा ये लड़का जो लड़का है वो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इतना लड़का। अब ये लड़का भवन की तरफ जाता है तो मान लेते हैं कि लड़का जाता है यहाँ पर, ठीक है। और अब जो इसकी दृष्टि रेखा है वो हो जाएगी ऐसी। ये इसकी दृष्टि रेखा है। जो उन्नयन कोण उन्नमन कोण बनेंगे वो इस रेखा से बनेंगे। मैं इसको डार्क कर देता हूँ लाल लाइन से। ये दृष्टि रेखा है, जो भी कोण बनेंगे वो इससे बनेंगे। अब देखिए जो लड़का है वो है 1.5 मीटर लड़के की लंबाई, और जो भवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो है 30 मीटर। तो अगर अपन इस लड़के से जस्ट ऊपर वाली ये वाली देखें तो ये हो जाएगी 28.5 सेंटीमीटर। ये जाएगी 28.5, ठीक है। ये हो गई इस भवन की वो ऊंचाई जो लड़के के सर से ऊपर की ओर है। अब ये लड़का जब पहले यहाँ से देखो इसका इस बिल्डिंग के साथ जो उन्नयन कोण है वो पहले 30 डिग्री का था, और फिर जैसे ये लड़का यहाँ पर आ जाता है भवन की तरफ आ जाता है तो ये हो जाता है 60 डिग्री का। तो हमें पता करना है कि लड़का ये देखो भवन इस तरफ है, इस तरफ चला तो उस कितनी दूर चला है भवन की तरफ, मतलब ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलो इसको हम नाम दे देते हैं। ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पे बिंदु डी है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अपन भाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर P दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर R नाम दे देते हैं, ठीक है। देखो नाम है, आप किसी भी स्थिति को नाम कोई भी दे सकते हो। तो जैसा आप नाम देते हो वैसी उसकी स्थिति दर्शाती है कि। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि माना AP बराबर 1.5 मीटर कोई लड़का है, कोई लड़का है तथा ये CQ तथा CQ बराबर 30 मीटर का भवन है। भवन है, ठीक है। ये भवन हो गया और ये लड़का हो गया। इन दोनों की लंबाइयाँ हमने लिख ली है। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार लड़के तथा भवन के मध्य बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब वह भवन की तरफ जाता है तो यह उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रश्न में दे रखी है तो हम ऐसा कुछ लिख देंगे जो यहाँ पर हमने चित्र से शानदार तरीके से दर्शा दिया है कि लड़का जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें यहाँ पर है, ठीक है। और फिर ये इतनी दूरी चल के जब यहाँ जाता है तो ये वाला कोण जो 30 डिग्री है वो यहाँ पर आके 60 डिग्री हो जाता है। और ये पूरा भवन है
ठीक है। अब देखिए, अब यह जो वाला हमारे त्रिभुज है, तो हम इस चित्र के अकॉर्डिंग अब जो आगे की भाषा है वो कुछ इस प्रकार चलेगी। तो देखिए, चित्र से त्रिभुज, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस हिसाब से आएगा, शॉर्ट में बता देते हैं। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा हमें दे रखी है, ये कोण दे रखा है, तो ये वाली बड़ी भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है। फिर ये जो छोटे वाला त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज में ये वाली दे रखी है, तो ये वाली ज्ञात करेंगे और इस बड़ी में से इसको घटा देंगे। मतलब ए बी में से अगर बी डी को घटा देंगे तो ए डी आ जाएगी, जो हमें ज्ञात करनी है। तो हम त्रिभुज ए बी सी में तो देखिए, जो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें जो थीटा ये है 30 डिग्री है, और इस थीटा के लिए ये लंब का काम कर रहा है और ये आधार का काम कर रहा है। तो लंब और आधार होता है टेन थीटा में। ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इसमें टेन 30 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर जो लंब, देखिए जो लंब है वो दे रखा है बी सी और आधार ए बी सी बट्टा ए बी। ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो बताओ, टेन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, और बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमें 28.5 दे रखी है, और ए बी हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारे यहाँ चित्र में ये रहा बी सी, ये हमें दे रखा है 28.5, और ये हमें ज्ञात करना है, और ये वाला थीटा दे दिया। तो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, वज्र गुणा करेंगे तो जो ए बी है वो बराबर आ जाएगा 28.5√3 के, और ये है मीटर में। ठीक है। ये हमारा ए बी निकल कर आ गया। अब हम दूसरा जो त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर अब त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पर भी जब हम टेन थीटा काम में लेंगे तो अब की बार कोण 60 रहेगा। ठीक है। और इसका जो लंब है, लंब तो बी सी ही रहेगा, और जो इसका जो आधार है वो जाएगा बी डी। ठीक है। बी सी बट्टा बी डी, यानी ये बी सी बट्टा बी डी हो जाएगा। बी सी वही हमें 28.5 दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर दो, और टेन 30 की वैल्यू √3 बराबर 28.5, और बी डी ऐसा का ऐसा। ठीक है। तो बी डी की वैल्यू अगर अपन यहाँ से ज्ञात करें तो देखिए हो जाएगा 28.5 बट्टा √3। अगर हम इससे √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 28.5√3 बट्टा 3। ठीक है। अगर हम इसमें भाग दें तो ये चला जाएगा, देखिए 28 में जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 9 बार 9 तियाँ 27, बच गया 1.5। ठीक है। यह आ जाएगा √3 मीटर। हमारे पास बी से डी है वो इतना आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखो, ये वाले स्टेप लिखते हो तो अच्छी बात है, ये नहीं लिखते हो तो आप यहीं से इसको सोल्व कर लीजिए। यहीं से अपन सोल्व करते हैं। अब देखिए, हमें जो दूरी ज्ञात करनी है वो है हमारी बी डी। हमारे पास ए से बी भी है और बी से डी भी है, तो भवन की तरफ, तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे कि लड़के द्वारा भवन की तरफ तय जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ए से बी माइनस बी से डी। देखिए, ए बी में से बी से डी, इस ए बी में से ये बी से डी, ये जो बड़ा ए बी है इसमें से, देखिए इसमें से ये वाली दूरी, ये जो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, उसमें से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो जो कि हमारे पास यहाँ देखिए, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर
2 दे दीजिए और इनको बॉक्स में बंद कर ले और इनकी वैल्यू पुट कर दे। तो देखिए ए बी की जो वैल्यू है, यहाँ से देखिए ए बी की वैल्यू है 28.5 रूट 3 और माइनस, और यहाँ से जो ये वैल्यू है वो है 28.5 बट्टा √3। इन दोनों में से अगर मैं 28.5 को कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ से तो बचेगा √3, तो √3 फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ से बचेगा 1 बट्टा √3। ठीक है, यहाँ से हम जैसे ही लघुत्तम लेके सोल्व करते हैं 28.5 इंटू ये 3 इस √3 से जब गुणा होगा तो आ जाएगा 3 माइनस का 1 बट्टा √3, और 3 में से 1 चला गया तो 2। ठीक है, और 28 दूँ 56 और 1 57 बट्टे √3। इसको हम परिमेयकरण करते हैं और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो जाएगा 57 √3, नीचे हो गया √3 से गुणा कर सिर्फ 3, और इस 3 से ये कटेगा तो 19 √मीटर। इतनी दूरी तय करके वो लड़का भवन की तरफ आया है, तो ये हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखें और फिर अच्छे से नोट कर लें। हमारा क्वेश्चन यहाँ से चित्र के साथ शुरू होगा, ये चित्र अच्छे से बना लें। ठीक है, और फिर ये इसकी लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये बाकी का जो कंसेप्ट है वो सारा यहाँ से आप नोट कर लें। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है कि यदि टेन ए बराबर 12 टेन ए बराबर 5 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस 12 को इधर भाग में ले आते, तो जो टेन है वह ए है वो हो जाएगा 5/12, और यहाँ से हम जानते हैं कि जो टेन का फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लंब है 5 और आधार है 12, तो यहाँ से ये त्रिभुज निर्माण होगा जहाँ पर ये इसका आधार है वो 12, ये कर्ण है इसका 5, और ये इसका लंब है भाई, और ये इसका कर्ण है जो हमें ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। AC का स्क्वायर है वो बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के। AB की वैल्यू यहाँ से देखिए, AB की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 12। ठीक है, और BC की है 5, तो यहाँ पे 12 और 5 हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो AC का जो स्क्वायर है 12 का 144 प्लस 5 का 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169, तो AC है वो √169 आएगी, और √169 मतलब 13 का वर्ग होते 169, और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। चूँकि ये त्रिभुज की भुजा है तो ये ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए AC का मान प्लस का 13 लिया है। तो जो कोण A है उसके लिए यहाँ पर देखिए, कोण A के लिए पर्सन में जो डाटा दिए थे वहाँ से आधार लंब है वो 5 आया था, आधार 12 आया, और कर्ण हमने 13 ज्ञात कर लिया है। अब हमें साइन स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब है 12 और कर्ण है 13, तो 5/13 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह और फिर है सेक है, तो सेक हम जानते हैं कि कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण 13 और आधार 12 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 प्लस का चिन्ह 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। इन दोनों के लघुत्तम लेंगे तो 169 गुणा 144, तो 169 से 169 कट जाएगा, और 25 गुणा 144 प्लस का चिन्ह आएगा, फिर 144 से 144 कटेगा तो 169 गुणा 169, 25 को 144 से गुणा करेंगे तो आएगा 3600, फिर प्लस का चिन्ह, और 169 को 169 से गुणा करेंगे तो आएंगे 28,561, और नीचे इन दोनों का गुणा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 32,161, और 169 को 144 से गुणा करने पे आएंगे 24,336। तो ये हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करें। एक बार वापस दिखा देता हूँ।
यहाँ से अपना क्वेश्चन था, ये दी गई चीज़ें थी, ये हमने त्रिभुज का निर्माण किया है। ठीक है, उसके बाद में ये त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय लगा दी, और यहाँ से पाइथागोरस परिमेय के बाद में हमारे पास कर्ण आ गया है। यहाँ पर हमने लिख लिया कि कोण ए के लिए कौन लंब आधार कर्ण है, फिर इन दोनों का फॉर्मूला लगाया, इनकी वैल्यू रखी, आगे सारा कैलकुलेशन है, बाकी का सारा कैलकुलेशन का काम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा जो आंसर है वो इस प्रकार निकल कर आएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है तो वो है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 132 और योग है वो क्या हो 23। तो देखिए इसके लिए हम दी गई संख्याओं का गुणनफल तो होना चाहिए 132 और योग होना चाहिए 23। तो देखिए मानते हैं कि माना अक्ष तथा अक्ष प्लस का 1 2 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार इनका जो योग है अक्ष प्लस 1 बराबर तो होना चाहिए 23। ठीक है, तो देखिए अक्ष और अक्ष तो गए 2x प्लस का 1 इक्वल टू 23, तो 2x इज इक्वल टू 23 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 22 और x इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये आ गई है x की वैल्यू। ठीक है, दोनों क्रमागत है, अतः x प्लस 1 बराबर x 11 आया है तो 11 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 12। अतः दोनों क्रमागत, देखिए अब जब ये 11 और देखिए जब 11 और 12 हमारे पास आ गया है तो अब हम देख लेते हैं कि इस पर क्या हमारी द्वितीय शर्त भी लागू होती है। द्वितीय शर्त लागू हो जाती है तो यही हमारा उत्तर होगा। द्वितीय शर्तानुसार इन दोनों का जो गुणनफल है वो आना चाहिए 132। तो देखिए गुणनफल आना चाहिए 132 और हमारा पास जो उत्तर आया है अक्ष आया है 11 और अक्ष प्लस 1 आया है 12, बराबर आते हैं क्या 132 के। तो देखिए गुणा करते 12 एकम 12 का 2 पावर की 1, 12 एकम 12 और 1 13, ये दोनों बराबर है। तो हमारी जो द्वितीय शर्त है वो भी यहाँ पर लागू हो रही है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः प्रश्नानुसार दी गई संख्याएं 11 तथा 12 होगी। प्रश्नानुसार दी गई का मतलब है जो डाटा या जो जानकारी प्रश्न में दी गई है उसके अनुसार जो संख्याएं आ रही है क्रमागत वो 11 और 12 है। ठीक है, तो इसको सोल्व हमने इस तरीके से किया, तो आप इसको ऐसे लिख लें। नहीं, यहाँ से शुरू करें। माना कि अक्ष और ये दो क्रमागत संख्याएं, प्रश्नानुसार ये पहली शर्त हमने करी तो 11 आई और हम एक जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। दूसरी शर्त के अनुसार गुणनफल 132 आना था, हमने किया और आ गया, तो क्रमागत संख्या है वो 11। अतः आवश्यक, यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार की जगह आप ये भी लिख सकते हो अतः उपयुक्त 11 तथा 12 क्रमागत उपरोक्त संख्याएं हैं। उपरोक्त का मतलब है जिनके ऊपर चर्चा की गई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 5 वर्ष पूर्व कोई नूरी नाम की लड़की है
नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरू की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरू और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पर्सन को मैंने यहाँ पर अच्छे से शेड्यूल कर दिया है। ये अपनी समय रेखा है, यहाँ पर वर्तमान है। मान लेते हैं कि जो नूरी है वो x वर्ष की है और सोनू है वो वर्तमान में y वर्ष की है। इस तरफ वाली रेखा वर्ष पहले और इस तरफ वाली रेखा वर्ष बाद को दर्शाती है। तो देखिए पर्सन में 5 वर्ष पहले का जिक्र हुआ है, तो जो x की है वो x 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष की होगी, और जो y की है वो 5 वर्ष पूर्व y माइनस के 5 वर्ष की होगी। और 10 पश्चात की बात हुई है, तो जो अभी x की है वो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 वर्ष, और जो अभी y की है वो 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी। प्रश्नानुसार हमें बताया गया है कि जो नूरी की आयु है वो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे कि माना नूरी, देखिए हम नूरी को मानते हैं x वर्ष, माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, तो देखिए 5 वर्ष पहले जो दोनों है वो एक तो x माइनस का 5 की रहेगी और दूसरी है वो y माइनस 5 की रहेगी। ठीक है, अब देखिए कौन किसकी 2 गुनी है, कौन किसकी 3 गुनी है। अगर बोले कि सोनू नूरी है वो सोनू की 3 गुनी है, तो हमें सोनू को 3 से गुणा करना है, और बोले कि सोनू नूरी की आयु की 3 गुनी है तो हमें नूरू को गुणा करना है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दे रखा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व है, सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर नूरू की तो है 3 गुनी, तो हमने यहाँ सोनू को देखिए जिसको गुणा करना है वहाँ पर मैंने गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ पर गुणा 3, तो y वाले पक्ष को 3 से गुणा करना है, तो हम यहाँ पर y की तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिससे हमारी समीकरण बनेगी। तो देखिए x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस के 15। ठीक है, यहाँ से हम x y को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखो x माइनस के y। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 5 पहले से हैं, इस 15 है जो माइनस का इधर आएगा, तो प्लस का 15 और बराबर में 0। x माइनस के 3y और यहाँ से प्लस माइनस के होंगे तो प्लस के 10 बराबर में हो जाएगी 0, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार 10 वर्ष बाद। देखिए अगर 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो एक तो हो जाएगी x प्लस 10 और दूसरी y प्लस का 10। देखिए यहाँ हमें प्रश्न में बताया है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी है उसकी आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो हमें नूरी वाली आयु को 2 से गुणा करना है, जो कि मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ दर्शाई। ये एक शॉर्ट ट्रिक है देखिए आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। इसका आंसर तो आपको यहाँ से लिखना है, शायद 35वां है, 35वां ही होगा, 35वां ही है। तो इसका 35वें का जो आंसर है वो शुरू तो यहाँ से होगा, वो इसका कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट है, तो आप इसको भी याद रखें और उत्तर यहाँ से शुरू होगा। तो देखिए y वाले पक्ष को हमें गुणा करना था, तो इसको 3 से गुणा करते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह। तो देखिए x प्लस का 10 बराबर 3y प्लस का 10 दिया 30। ठीक है,
इधर x माइनस का 3y प्लस के 10 और इधर आके माइनस के 30 बराबर 0। x माइनस के 3y और माइनस के 20 बराबर में 0। यहाँ पर 3 से गुणा करना था तो 30, 2 से गुणा करना था ना, 3 से नहीं 2 से। देखो 2 से गुणा करना, दुगुनी होने का था, 3 वाला ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए इसको थोड़ा वापस करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 10। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं इसको, 2 गुणा y प्लस का 10। तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 10 दूँ 20। ठीक है, और ये y इधर आएगा तो माइनस का 2y और प्लस के 10 इधर पहले से, और ये आ जाएगा तो माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x माइनस का 2y और ये हो जाएगा माइनस के 10 बराबर 0। तो ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में भी x प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखते हैं। तो समीकरण 1 है x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। जो दूसरी समीकरण x माइनस का 2y और माइनस के 10 बराबर 0। जब घटाना है तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो देखिए यहाँ से ये तो कट जाएंगे और यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस है तो घटते हैं। बड़े में से छोटा घटा दो, 3 में से 2 गया 1, तो 1y बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का। ये भी प्लस, अब ये भी प्लस, तो जुड़ेंगे तो 20 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से y को उधर भेज देते हैं, y माइनस का उधर जाके प्लस का, तो y बराबर 20 वर्ष। तो जो y है, हमने y माना था सोनू की जो आयु है वो हमने y मानी थी, इसलिए सोनू की आयु तो आ गई है 20 वर्ष। अब हम नूरू की आयु भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 से बताओ, समीकरण जो 1 है वो x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0 है, और y बराबर हमें 20 रखना है। तो देखो x माइनस का 3 कोष्टक में 20 प्लस का 10 बराबर 0। x माइनस का 20 तियाँ 60 प्लस का 10 बराबर 0। तो x और ये प्लस माइनस होंगे तो माइनस के 50 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 50 वर्ष। ठीक है, तो हमने x मानी थी नूरू के, अर्थात हम लिखेंगे अर्थात जो नूरी है, नूरी की जो वर्तमान आयु है, नूरी की तो x बराबर आई है 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर आई है 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष आई थी या 20 वर्ष आई? 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आई है, तो यहाँ पर 20 कर देते हैं। 20 वर्ष है, तो ये उनकी आ चुकी है आयु। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से यहाँ से नोट कर ले। इसका आंसर शुरू होता है यहाँ से। माना कि सोनू की आयु x वर्ष और इसकी आयु नूरू की x और सोनू की y है,
प्रश्नानुसार पहले 5 वर्ष पहले की शर्त लगाते हैं तो ये समीकरण आती है। 10 वर्ष बाद की ये शर्त लगाते हैं, जो शर्त दी गई है प्रश्न में उस पर अप्लाई करते हैं तो यह समीकरण आती है। 1 और 2 समीकरण को घटाते हैं तो y का मान आता है। y का मान समीकरण 1 में रखते ही x का मान आता है और x और y का मान आते ही हमारे प्रश्न में पूछा गया आंसर निकल कर आ जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद 26 और 42 है। ठीक है, तो 2 पद दे रखे हैं और 15वां पदों का योगफल पूछा है। तो देखिए इसको किस प्रकार से अमल करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न ऐसा है कि हमें एक एपी दे रखी है जिसका 5वां पद 26, 9वां पद 42 दे रखा है और इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए सर्वप्रथम जो A5 5वां पद दे रखा है हमें 26, तो उसके लिए तो A5 को क्या लिखते हो, A प्लस 4D, पूरा फॉर्मूला लगाओ तो n-1 इंटू डी वो भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। चलो वैसे ही कर लेते हैं। A5 के लिए करते हैं तो ये हो जाएगा A जोड़ 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 26। तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 4D बराबर 26। ठीक है, ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद दे रखा A9 बराबर 42। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं A9, चूँकि A9 बराबर 42 है तो A9 को क्या लिखोगे, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 42। तो ये हो जाएगा A प्लस 8D बराबर 42। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण देखो ये 9वां पद बड़ा है तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, 9वां पद है तो ये हो जाएगा A प्लस 8D बराबर 42 और 5वां पद है तो जाएगा A प्लस 4D बराबर 26। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, A प्लस 8D बराबर 42, A प्लस 4D बराबर 26। ठीक है, तो अब हम इसको घटाते हैं तो देखिए जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस से घटेंगे। बड़े में से छोटा घटाओ, 8 में से 4 गए तो 4D, 8 बड़ा है और प्लस का है तो प्लस के बराबर। इधर 42 में से 26, 2 में से 6 जाएगा नहीं तो उधार लेगा तो 12, 12 में से 6 गए 6, इधर 3 में से 2 गया 1, बड़े 42 वो प्लस के तो उत्तर भी प्लस का। इस 4 से ये 16 कटेगा 4 बार तो D बराबर आ गया 4। तो हमारे पास यहाँ से D की वैल्यू आ गई है 4। अब देखिए D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे और A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण जो 1 है वो है A प्लस का 4D बराबर 26। तो देखिए A प्लस का 4D का मान 4 बराबर 26, A प्लस 16 बराबर 26 और A बराबर 26 माइनस के 16, तो A बराबर आ गया है 10। तो हमारा A की जो वैल्यू है वो आ गई है 10। अब देखिए हमारे पास A बराबर 10 है, इसी AP में D बराबर 4 है, N बराबर 15 है और हमें S 15 चाहिए। तो इन तीनों को काम में लेते हुए SN का जो फॉर्मूला होता है हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो चूँकि SN बराबर फॉर्मूला होता है, SN बराबर होता है N/2 2A जोड़ N माइनस का 1 इंटू D। तो इस फॉर्मूले में देखो N, A और D काम में आ रहा है जो हमारे पास है। तो अब हम इस फॉर्मूले की मदद से ये S 15 ज्ञात करते हैं। तो N की जगह 15, तो 15/2
कोष्टक 2 गुणा 1 की जगह पर यहाँ से लिखेंगे 10, तो 1 की जगह पे 10, फिर प्लस का चिन्ह n की जगह 15 माइनस का 1 d की जगह 4। ठीक है, d का मान यहाँ, n का मान यहाँ से और d का मान यहाँ से रख दिया है। तो देखिए ये हो गया 15/2, ये हो गया 10 दुआ 20 प्लस 14 इंटू 4, आगे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 15/2 20 प्लस 14 दूना 28, 28 दूना 56, और अंदर आएगा तो 15/2 कोष्टक 6 और 5 4 6 7 76, 15 गुणा 76/2, 2 का भाग दोगे 76 में तो 38 बार, फिर गुणा कर लो 15 का 15, 15 दूनी 30, 45 चौक 60, 60 और 60 120 की शून्य पावर की 12, 15 दूनी 30, 45 40 47 47 57, तो 570 है, वो इसका आंसर हो जाएगा S15। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार वापस दिखा देता हूँ ऊपर से, ताकि आप इसको अच्छे से सोल्व कर लो। तो देखिए क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, दिया गया है A5 मतलब 5वां पद 26, 9वां 42 और S मतलब 15 पदों का योगफल पूछा है। A5 तो आप यहाँ लगा लेना कि चूंकि A5 इतना है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, समीकरण आ गई। A9 का दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगाया, समीकरण 2 आ गई। 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जैसे ही घटाया D आ गया, D आते ही D का मान 1 या 2 समीकरण में रखोगे तो A आएगा, ADN आ जाता है, तो SN के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते रहो, बाकी कैलकुलेशन करते रहोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आने वाले अंकों का जो योग है वो 8 या फिर 13 हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो शायद 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उसको हम कैसे थोड़ा लेंथी कर देते हैं वो सीखेंगे 37वें क्वेश्चन में। तो देखो एक पासे को फेंकने पर संभावित जो परिणाम है वो कितने होते हैं 6, और कौन कौन से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और एक की जगह अगर अपन 2 पासे फेंकें, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम वो हो जाते हैं 36। ठीक है, 36 के 36 परिणामों को देखो आप यहाँ पर लिख के भी शो कर सकते हो, और नहीं लिख के शो करते हो तो ऐसा ही कैसा ही पढ़ा रहने दो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है, पासे पर प्राप्त अंकों का योग 8 होना। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखते हैं। तो अंकों का योग 8 होने के संभावित
परिणाम भाई किन किन कंडीशंस में परिणाम है वो 8 हो सकता है, तो वो कंडीशंस हैं अपन यहाँ लिखेंगे। देखो पहले पासे पे 6 और दूसरे पे 1 या 1 आ जाता है तो ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती है। मतलब पहले पे हम 6 मान के चल रहे हैं और दूसरे पे, चलो पहले पे हम 1 मानते हैं, ठीक है, और दूसरे पे बड़ा अंक आ सकता है 6, तो भी अंक होता है 7 योग अंकों का, तो ये तो हमारा नहीं होगा। मतलब पहले पे 2 नहीं रहेगा, तो पहले पे अंक है 2, तो दूसरे पे अगर 6 आ जाता है तो अंकों का योग 8 हो जाता है। फिर अगर पहले वाले पे अंक है 3 और 8 आने के लिए दूसरे पे आना चाहिए 5, फिर पहले पे अंक है 4 तो दूसरे पे भी 4 आना चाहिए, पहले पे है 5 तो दूसरे पर 3 आना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर पहले वाले पे 6 आया हुआ है तो दूसरे पे 2 आना चाहिए, ठीक है। और पहले वाले पे अब 7 अंक आ नहीं सकते, तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये टोटल 5 ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर हमें अंकों का योग है वो 8 मिल सकता है। तो देखो इसकी जो प्रायिकता है, मान लेते हैं कि अंकों का योग 8 आना घटना ई है, ये लाइन आप यहाँ पर लिख लेना कि माना कि पासे पे अंकों का योग 8 आना कोई घटना ई है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो देखिए संभावित परिणाम है वो है 5 और कुल है 36, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, संभावित परिणाम 5 है और कुल परिणाम 36 है, तो इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो था इसका ऑप्शन वो था अंकों का जो योग है वो 13, तो अंकों का योग देखो अंकों का योग 13 होना एक असंभव घटना है, एक असंभव घटना है, क्योंकि देखो अंकों का अधिकतम योग 12 हो सकता है, दोनों पासों पे 6 चाहे तो ही 12 ही हो सकता है, तो अंकों का योग 13 नहीं होता। और जो असंभव घटनाएं हैं, अगर मान लेते हैं कि घटना पासे पर 13 अंक आना घटना ई है, तो इस घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होगी 0, क्योंकि जो घटनाएं असंभव होती है उन घटनाओं की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर